अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट प्लान, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब तो हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, मेन क्वेश्चन क्या है, मैं उन्हीं बस सिलेक्टेड 6 पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा। उसी पे मैं वीडियो बनाने का मैंने प्लान किया, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर कई लोगों का होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पीएचडी नहीं करनी होती है, रिसर्च नहीं करने होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बस वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको पाना चाहते हैं और वो बनना चाहते हैं, और उसके साथ कुछ और करते रहते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं और जो एडमिशन लेना चाहते हो वो लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करो, इन्हीं सब चीज़ों पे मेरा डिस्कशन है दोस्तों। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने ही जो मेजर पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपका JRF क्वालिफाई हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, JRF को एक्टिवेट कैसे कराएं और फेलोशिप कब मिलेगा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है, और कभी कभी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा JRF हो गया तो मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे JRF होते हैं, उनमें भी आपको फाइट करना पड़ता है, आपको एक अच्छा प्रपोजल बनाना पड़ता है, उसको डिफेंड करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर एंट्रेंस कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रहे तो उसमें एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लाने होते, तो कई सारे प्रोसीजर होते हैं। ये मतलब इट वाज नॉट अ केक वॉक फॉर यू। सो आपको एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। विदाउट एडमिशन आपका JRF एक्टिवेट नहीं होगा, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे पैसे। इसका सीधा मतलब है कि आपको PhD में एडमिशन लेना मैंडेटरी है। और एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे, तो मैं एक चैनल आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कॉन्स्टेंस माइंड, और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैं भी बताता रहूँगा अपने वीडियो में कि किस किस यूनिवर्सिटी से जो है उसके एंट्रेंस फॉर्म जो है निकले हुए हैं, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। और मैं बताता हूँ, लाइक बनारस यूनिवर्सिटी है, उसने भी अपनी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप जाके देख लीजिए आपके सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, उसको अप्लाई करिए। इवन DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसने भी अपने नोटिफिकेशन को लगभग 6 महीने पहले ही उसने अनाउंस कर दिया था। आप उसमें जाइए, उसके वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, उसमें देखिए कब फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, भरिए। अब मैं कुछ मेजर यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको जिक्र करती हूँ। अभी रिसेंट में क्रेट का हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो तो हो चुका है। अब जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। और अभी रिसेंट में लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म ओपन है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए, जिनका JRF है। ये नहीं सोचना है कि आप तो JNU में एडमिशन लेंगे या फिर DU में लेंगे या BHU में लेंगे। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी हैं जो जिनका रैंकिंग एक्चुअली अच्छा है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो सबसे अच्छा है, और उसमें नाम आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद देखेंगे तो DDU है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। तो ये भी यूनिवर्सिटी 2 अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए और देखते रहिए कब फॉर्म आ रहा है। ऐसे लखनऊ का तो मैं बता दूं कि फॉर्म एप्लीकेशन चल रहा है, आप उसको ज़रूर भरिएगा। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, इवन जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, वो भी अप्लाई करें अगर एडमिशन कहीं नहीं मिल पाया है तो। हाँ, विदाउट एडमिशन आपका फेलोशिप एक्टिवेट नहीं होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो क्या करें, क्या करना चाहिए और क्या वो लोग करते हैं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनको PhD में एडमिशन करना होता है, PhD करना होता है, हायर एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको PhD नहीं करने होते, वो असिस्टेंट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए
नेट का एग्ज़ाम देते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं। तो ठीक है, वो अपने जो कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस पर्पज़ से उन्होंने नेट दिया है। तो क्या करें कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए अच्छे से, और जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पीएचडी में एडमिशन लेने हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या सजेशन है। हाँ, तो आपको भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको जो एप्लीकेशन चल रहे हैं पीएचडी के उसको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए जहाँ एंट्रेंस होंगे तो उस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको रिसर्च का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। प्रैक्टिकली उन्होंने मतलब थ्योरेटिकली काफ़ी पढ़े होते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट या प्रैक्टिकली अप्लाई करने का होता है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने एरिया से, आपको जो एरिया आपको अपील करता हो, इंटरेस्टिंग एरिया हो, जिसमें आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं, उस टॉपिक को चूज करिए। कई सारे रिसर्च प्रपोजल पढ़िए, थीसिस पढ़िए, वेबसाइट पे बेसिक विजिट करके, लाइक जेएनयू के वेबसाइट पे चले जाइए, डीयू के चले जाइए, इवन बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब की वेबसाइट पे जाके विजिट करिए। वहाँ जितने भी थीसिस हैं, सबमिशन है, उसको पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। फिर एक अच्छा खासा प्रपोजल तैयार करिए। प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है और इंटरव्यू में क्या आपसे रिसर्च प्रपोजल ही तो मांगा जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है और आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रपोजल बनाना है और उसको डिफेंड करना होता है। प्रपोजल बनाने के कई सारे रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च गैप ढूंढना पड़ता है जो आपका एरिया है। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि उसमें आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, उसका सलूशन क्या है, और उसके सबसे मेन इम्पोर्टेंट उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके रिसर्च के बाद। मतलब आपका रिसर्च ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है और सोशल बीइंग, सोशल ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिट है, आम इंसान को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ दिमाग में रख के आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाने हैं। उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको मेंशन करना है शुरू में, रिसर्च क्वेश्चन क्या रहेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ठीक, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आपके रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसको पढ़ना पड़ता है और उस पर विजिट करना पड़ता है। लाइक आर्टिकल हुआ और कोई बुक्स हुआ और वो इंटरव्यू हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक पे इंटरव्यू रहता है तो आप इंटरव्यू देख सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करना है। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद साइटेशन है, सॉरी मेथडोलॉजी है, आपको कौन से मेथड यूज करेंगे रिसर्च करने में। अभी क्या हुआ कि रिसर्च में आप ऐसे पहले होता था कि आप कोई भी, लाइक अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी नावल लेते थे और उसको पढ़ते थे, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता था उस पर आप रिसर्च करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है। आप किस पर्सपेक्टिव से, किस चश्मे से आप अपने वर्क को देख रहे हैं, तो आपको थियरी भी पढ़नी है। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने अपनी थियरी दी है और उस थियरी को अप्लाई करना है आपके रिसर्च में। ये तो मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ। आपको सिंपल पहले एक प्रपोजल बना लेना है। सिंपल चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि इसको पहले फॉलो करिए। फिर आप अगर रिसर्च में जाएंगे, जब कोर्स वर्क में जाएंगे तो आपको खुद ही
पता चल जाएगा कि क्या करना होता है ये 5 सालों में। इवन पीएचडी के जो टाइमिंग है वो तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 6 है। उसके बाद जो 6 में नहीं हो पाता तो उन लोगों को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, एक्सटेंशन लेना पड़ता है। तो इतना लंबा ने क्या ही खींचना है, आपको सही टाइम पे सही समय में इन टाइम कर लेना है चीज़ों को। और मैं काफ़ी कंटेक्स्ट के बाहर जा रहा हूँ, कंटेक्स्ट के बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी डीप में जा रहा हूँ। तो आप लोगों को प्रपोजल बना लेने हैं और पीएचडी के फॉर्म अप्लाई कर देने हैं और उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एडमिशन लेना है। ठीक। थर्ड, ओनली पीएचडी वाले क्या करेंगे? ओनली पीएचडी वालों के साथ थोड़ा सा ये है कि आप ये श्योर ना, मतलब इतने भी सर्टेन ना हो जाइए कि आपके उसमें स्कोर कार्ड में मेंशन हो गया कि क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इट डजंट मीन कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा या मिल गया, सॉरी मिल तो जाएगा, मिल गया इतना श्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया हुआ है। और इवन जो जेआरएफ है, नेट है, तो आपसे बेहतर पोजीशन पे हैं। तो अगर एडमिशन में पहले तो उनको कंसीडर किया जाएगा, उनके बाद आपको रखा जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप कुछ क्वेश्चन से मिस कर दिए हैं, आपको नेट नहीं मिल पाया, जेआरएफ नहीं मिल पाया, तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आप उसमें अच्छा करेंगे। और दूसरा चीज़ कि एडमिशन के लिए आपको भी फॉर्म अप्लाई करना है, आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसीजर आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। तैयारी से क्या होगा कि आपको अगले एग्ज़ाम में आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन से मिस किए हो और ओनली पीएचडी हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा स्कोर किया है उसमें और पीएचडी एडमिशन करने के योग्य समझा गया है आपको। तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और आप भी फॉर्म को अप्लाई करिए। और फोर्थ क्या है, जेआरएफ को एक्टिवेट कैसे कराएं? तो जेआरएफ का एक्टिवेट तभी होगा दोस्तों जब आप एडमिशन लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। हालांकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं जिनको सच में बहुत ही अच्छे से रिसर्च करना होता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। जिनको उसके साथ साथ और भी कुछ करने होते हैं, लाइक कई स्कूल में पढ़ाना, दूसरी चीज़ की उसके साथ आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करना, तो वो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। थोड़े कम सीरियस वाले स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। और एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है आपको, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट हर 6 मंथ में क्वालिफाई होते हैं। सीटें तो बहुत सिलेक्टिव होती हैं, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ कर लिया, नेट कर लिया तो आप ही अकेले रेस में हैं। हालांकि आप उन लोगों से अच्छे हैं, जैसे लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, उसमें आपने क्वालिफाई किया, आप तो अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आप तो पॉइंट समथिंग में आ गए, आप 99% से आगे निकल गए। लेकिन पॉइंट में भी कई सारे कैंडिडेट होते हैं जिसमें भी आपको मिलेंगे, किसमें? पीएचडी इंटरव्यू में, जहाँ भी जो एग्ज़ाम होगा। तो उनसे बेटर करना है, बेटर करने के लिए आपके पास प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल अच्छे से बनाइए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, एडमिशन लीजिए, तभी जाके एक्टिवेट होगा, ऐसे नहीं एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कराने के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन के बाद भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसमें 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद आपका फेलोशिप एक्टिवेट हो जाता है और फेलोशिप आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये जो 5th पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप जान लिए तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। For those candidates who miss their JRF by 3-4 question are
पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, जिन्होंने मिस किया उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप 3-4 क्वेश्चन से आप JRF मिस कर रहे हो तो आपके लिए क्या एडवांटेज है अगर आप PhD में एडमिशन लेते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन से रह गया या पॉइंट समथिंग से रह गया, तो करना क्या है? आपको करना क्या है कि आपको जितने भी यूनिवर्सिटी के जो PhD के एंट्रेंस के फॉर्म ओपन हैं उसको अप्लाई करने हैं और आपको भी प्रपोजल बनाने हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, एडमिशन लेने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन न लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा स्टिक हो जाते हैं, जिनका नहीं होता है। 3-4 या फिर पॉइंट समथिंग से मिस करने का मतलब हुआ कि आपका नेट हुआ है, JRF नहीं हुआ है, तो वो JRF के चक्कर में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो उनके साथ एक ड्रॉबैक क्या होता है कि वो ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं पता। वो होता क्या कि NFOBC जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए NFOBC, NFSC ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 2-3 क्वेश्चन से या पॉइंट समथिंग में मिस करते हैं, जो JRF जिनका नहीं हो पाता उनके लिए ये लोग इक्वल टू JRF वो लोग फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। और ये होता कब है? अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं उसके 2 से 3 मंथ के बाद ये NFOBC वाले और NFSC का जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, उसमें आपका रोल नंबर देगी। इवन वो मेल भी करेंगे आपको, ठीक, कि आपका NFOBC में सिलेक्शन हुआ है और आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। और फेलोशिप जो NFSC और NFOBC की होती है वो एग्जैक्टली सेम JRF की इक्वल होती है। तो हाँ, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 2-3 क्वेश्चन से मिस हुआ है, लोग इस चीज़ को ध्यान दें। आप PhD में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करिए, तैयार करिए और एडमिशन लीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। फिफ्थ पॉइंट का 6 क्या है? रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। तो रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आपको कुछ वेबसाइट है उसको विजिट करना है, उस पर थीसिस हैं और रिसर्च प्रपोजल बहुत सारे हैं और आर्टिकल्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए आपके इंटरेस्ट एरिया से। आपका एरिया पे स्ट्रेंथ कौन सा है उसको अच्छे से पढ़िए। मैं वेबसाइट का नाम बता देना चाहूँगा, गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है और भी हैं, लेकिन ये 2 मेन वेबसाइट है जिस पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग जोन से रिलेटेड आर्टिकल और प्रपोजल और थीसिस डाउनलोड करके उसको रीड करिए, बहुत सारे पढ़िए, तभी आपको रिसर्च गैप पता चलेगा और तभी आपका जो प्रपोजल अच्छा बन पाएगा। अगर आपका प्रपोजल अच्छा रहेगा तो आपके एडमिशन के जो है चांसेस हाई रहेंगे और एडमिशन हो जाएगा। तो दिस आल जिस पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और आपके एडमिशन के पर्सपेक्टिव से, और आशा करूँगा कि ये मेरे 6 पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे और सच में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और रिसर्च से रिलेटेड इवन बहुत सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और कनेक्टेड रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।